हु हु डिड दिस? इंतहाई गुस्से से भरी हुई एक दहाड़ पूरे केव सिस्टम में गूंज उठी। ये आवाज डान यांगजी की थी। ये पहली बार था कि वो इस हद तक फ्यूरियस हुआ था। जब कुछ डिसाइपल्स ने भागने की कोशिश की थी, तब भी वो इतना नाराज नहीं हुआ था, ना ही उस वक्त जब ली हुआ वोंग ने साबित किया कि वो लिटरेट है। मगर इस बार उसका गुस्सा हकीकी था। ज़ेफर टेम्पल का माहौल शदीद ओप्रेसिव हो गया था, यहाँ तक कि दीवारों पर जलते ऑयल लैंप्स भी मध्यम नजर आने लगे थे। डान यांगजी के हुक्म पर सब लोग उस बड़े हॉल में जमा हुए जहां सुबह की क्लासेस होती थीं। हवा में खून की बदबू फैली हुई थी। वो पहले ही कुछ लोगों को मार चुका था और उनकी डेड बॉडीज फर्श पर पड़ी थीं। आमतौर पर लोगों को मारना उसे काम कर देता था, मगर इस बार ये बिल्कुल काफी नहीं था। स्प्लैट! कुछ जमीन पर गिरा। सबने देखा कि वो एक कटा हुआ हेड था जो खून आलूद ऑर्गन्स में उलझा हुआ था। वही सर जो उस वाज पर रखा था जिसे ली हुआ वोंग ने तोड़ा था। आंखों में मौत से पहले का फियर अब भी झलक रहा था। जब मैं पिल्स रिफाइन कर रहा था, मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में दाखिल होने की हिम्मत किसने की? इसकी आवाज धीमी मगर डेडली थी, जैसे कोई शेर हमला करने वाला हो। सच बता दो, मान लिया तो क्विक डेथ दूंगा, वरना ऐसा दर्द दूंगा कि तुम बेग फॉर डेथ करोगे। पूरा गार खामोश हो गया, चाहे वो गाइडिंग ड्रग इंग्रेडिएंट्स, असिस्टेंट्स या ऑफिशियल डिसाइपल्स हों, कोई नहीं हिला। चांगमिंग, चांगरन, जब मैं पिल्स बना रहा था तुम कहाँ थे? मास्टर, हम दरवाजे की गार्ड ड्यूटी पर थे। फिर उसने पूछा, शुआन युआन, तुम कहाँ थे? और जल्द ही बारी आई, शुआन यांग, तुमने दवा देने के बाद क्या किया? ली हुआ वोंग ने पुरसुकून लहजे में कहा, मास्टर, मैं प्रेपरेशन रूम गया था अगली बैच के लिए अज्जा तैयार करने। डान यांगजी करीब आया, उसकी ब्लडी ऑरा ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने ड्रग इंग्रेडिएंट से पूछा, क्या तुमने उसे प्रेपरेशन रूम में देखा? अगर मुजरिम बता दिया तो गो होम भेज दूंगा, पैसे भी दूंगा। बाइलिंग मियाओ फौरन बोली, सीनियर ली हमारे साथ था। मगर पपी ने लालच में आकर इल्जाम लगाया। डान यांगजी ने उसे थप्पड़ मारा। नॉनसेंस, अगर वो कमरे में गया ही नहीं तो दवा कैसे लाया? आखिरकार शुआन यिन टूट गया और चीखा, मास्टर, मुझे ज़ेंगकुन ने मजबूर किया। ज़ेंगकुन भाग निकला, मगर डान यांगजी ने एक ब्रॉन्ज कॉइन फेंका। क्रैक! सिक्का 5 टुकड़ों में बट गया, मगर ज़ेंगकुन फिर भी अलाइव था, रेंगता हुआ बाहर जाने लगा। डान यांगजी ने उसके सर पर पांव रख दिया। तुमने मेरी रिस्ट्रिक्शंस तोड़ी, तुम ही कसूरवार थे। रहम की इल्तजा बेकार गई। आखिरी जोरदार वार के साथ ज़ेंगकुन का सर एक्सप्लोड हो गया और खून के छींटे ली हुआ वोंग के चेहरे तक पहुंचे। ये मंजर पावर, फियर और क्रूअल्टी की इंतहा दिखाता था, और ज़ेफर टेम्पल एक बार फिर खामोशी में डूब गया। डैन यांगजी को आखिरकार वो शख्स मिल गया जिसने उसका वाज तोड़ा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसने ज़ेंगकुन की लाश को एक पेचीदा एक्सप्रेशन के साथ ठोकर वारकर परे कर दिया। मैंने तुम्हें गॉडसन की तरह पाला था। ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह बिट्रे करोगे। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई, बस डैन यांगजी की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। पूरे 10 मिनट तक यही कैफियत रही। फिर अचानक डैन यांगजी ने हुजूम में खड़े ली हुआ वोंग की तरफ इशारा किया। तुम आगे आओ और 3 देवताओं के सामने काउटाओ करो। ली हुआ वोंग एक लम्हे के लिए चौंक गया। सबकी नजरें उस पर जमी थीं। वो आहिस्ता से घुटनों के बल बैठा, तीनों डेटीज के सामने सर झुकाया और काउटाओ किया। जब वो उठा और इंसेंस स्टिक्स थामे तो उसे अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने वाला है। आज से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल हो। जी मास्टर। ली हुआ वोंग खुशी से निहाल हो गया। आखिरकार ये लम्हा आ ही गया। फिक्र ना करो बॉल्डी, मैं जरूर तुम्हें इमॉर्टैलिटी तक पहुंचाऊंगा। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, डैन यांगजी ने कहा जब वो मर्दा लड़की का सर और उसके ऑर्गन्स एहतियात से उठा रहा था। ली हुआ वोंग उसके पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में वो डैन यांगजी के कमरे में था। अचानक रस्सियों के हवा में उड़ने की आवाज गूंजी। सयाह धागे जो स्टोन टैबलेट को बांधे हुए थे, सांपों की तरह डैन यांगजी की आस्तीनों में जा घुसे। मकदस मतन पूरी तरह जाहिर हो गया। क्या तुम पढ़ सकते हो कि इस पर क्या लिखा है? ली हुआ वोंग ने स्टोन टैबलेट को गौर से देखा और बोला, मास्टर, आपने कहा था कि इमॉर्टल बनने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल पिल्स दोनों रिफाइन करना जरूरी है, मगर यहाँ इंटरनल पिल्स का तरीका लिखा ही नहीं। क्या?
डैन यांगजी की नज़रें ली हुआ वोंग और मर्दा लड़की के दरमियान घूमने लगीं। मैं सच कह रहा हूं, ली हुआ वोंग ने पुरएतमाद लहजे में कहा। हकीकत ये थी कि वाज में कैद लड़की ने डैन यांगजी को झूठी कहानी सुनाई थी। इमॉर्टल बनने का पूरा तरीका ही फेक था, और अब ली हुआ वोंग अपनी नई फेक मेथड गढ़ने वाला था। डैन यांगजी पहले हिचकिचाया, मगर जितना उसने सोचा उतना ही पुराना तरीका मशकूक लगने लगा। तभी तो मैं इतने सालों में इमॉर्टल नहीं बन सका। थू! डैन यांगजी ने नफरत से थूक मर्दा लड़की के सर पर फेंका। तो फिर असल में इस पर क्या लिखा है? ली हुआ वोंग ने टैबलेट को देखते हुए कहा। यह स्टोन टैबलेट इंटरनल स्ट्रेंथ कल्टीवेट करने की टेक्निक बयान करती है। न्यू ईयर्स ईव और न्यू ईयर के दरमियान एक्सटर्नल पिल्स और इस टेक्निक के जरिए आसमानी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक हिस्सा पकड़ा जा सकता है, जिसे एब्जॉर्ब करके इमॉर्टल बना जा सकता है। वो इतने यकीन से बोल रहा था कि उसकी बातें सच लगने लगीं। यहाँ मुख्तलिफ पिल्स दर्ज हैं। इसमें 120G सिनेबार, 5G वाइट स्ट्राइकनीन, 60G एसाडिन और एक वॉन्डरिंग गॉड दरकार है। मास्टर, वॉन्डरिंग गॉड किस किस्म का इंग्रेडिएंट है? डैन यांगजी ने फौरन जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। तुम भी मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मास्टर, ये इमॉर्टल बनने का तरीका है, मैं आपको क्यों ट्रिक करूंगा? मैं खुद भी इमॉर्टल बनना चाहता हूं। गुड, डैन यांगजी जोर से हंसा। तो फिर हम दोनों, मास्टर और डिसाइपल, इकट्ठे इमॉर्टल बनेंगे। ली हुआ वोंग ने हैरत और खुशी का नाटक किया। वाकई मास्टर, क्या मैं भी इमॉर्टल बन सकता हूं? शुक्रिया मास्टर। काफी देर तक डैन यांगजी उसके तस्वीर देखता रहा, फिर मुतमईन होकर सर हिलाया। ठीक है, टेक्निक सिखाओ, पिल्स की फिक्र बाद में करेंगे, न्यू ईयर तक अभी वक्त है। जी मास्टर। रात गए ली हुआ वोंग अपने कमरे में वापस आया। लालटेन की रोशनी में सुरंगों से गुजरते हुए वो मुतमईन था। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। प्रिपरेशन रूम में दाखिल होते ही सब गाइडिंग ड्रग इंग्रेडिएंट्स उसके गिर्द जमा हो गए, खुशी और उम्मीद भरी आंखों के साथ। फिक्र ना करो, बस अच्छी खबर का इंतजार करो, तुम सब जल्द होम जा सकोगे। ये सुनकर कई लोग खुशी से रोने लगे। सीनियर ली, मैं आपको अपना अडॉप्टिव फादर मानता हूं, आप जिंदा सेंट हैं। एक बीमार लड़का घुटनों के बल गिरकर काउटाव करने लगा। ली हुआ वोंग ने सबको संभाला। अगर आज तुम सब ना होते तो मैं जिंदा न बचता। असल में मुझे तुम्हारे सामने झुकना चाहिए था। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। इस अजीब दुनिया में यही लोग उसके हकीकी कॉमरेड्स थे। मगर ली हुआ वोंग के दिल में एक बात वाज़ेह थी, डैन यांगजी बहुत ताकतवर था, और इस बार डैन यांगजी को मरना ही होगा। ली हुआंग का सवाल सुनते ही बाइलिंग मियाओं की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, मेरे दादा ने मुझे और भी बहुत सी कहानियां सुनाई हैं। वो कहते थे कि कभी गांव से बाहर मत जाना, वरना लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। गांव के बाहर के लोग बेरहम होते हैं, वो तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें कुत्ते की खाल पहना देंगे। फिर वो हमें सड़कों पर तमाशा बनाएंगे और लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि ये कुत्ते बहुत समझदार हैं और हुक्म मानते हैं। दादा ये भी कहते थे कि ऐसा होने के बाद बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि कुत्ते की खाल उनके जिस्म से जुड़ जाती है। ली हुआंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मेरा मतलब ऐसी कहानियों से है जो बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती हैं, जैसे वॉन्डरिंग गॉड्स वाली कहानियां। वॉन्डरिंग गॉड्स? बाइलिंग म्याओं ने भवें सुकेड़ ली। दादा कभी कभार अजीब कहानियां सुनाते थे, ज़्यादातर पहाड़ों में रहने वाले आदमी खाने वाले देवहेकल कीड़ों के बारे में, लेकिन वॉन्डरिंग गॉड्स जैसी कोई खास कहानी मुझे याद नहीं। तो फिर तुम्हारे दादा ने वॉन्डरिंग गॉड्स की कहानी कहाँ से सुनी थी? ली हुआन ने पूछा। बाइलिंग म्याओं ने मासूम मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ये कहानी उनके दादा ने उन्हें सुनाई थी, और एक दिन मैं भी ये कहानी अपने पोतों को सुनाऊंगी। ली हुआंग ने आहिस्ता से सिर हिलाया। लगता था उसे अपना मंसूबा कुछ बदलना पड़ेगा। इसी लम्हे एक कमज़ोर सा लड़का बोल पड़ा, सीनियर ली, मुझे एक कहानी मालूम है। उसके जोड़ गैर मामूली तौर पर मुड़े हुए थे, एक कंधा दूसरे से ऊंचा था और वो दीवार के सहारे खड़ा था। तैयारी के कमरे में भी वो सबसे ज़्यादा गैर मामूली दिखाई देता था। मेरा नाम झाओ है, घर में मुझे वू कहते हैं, लेकिन आप मुझे झाओ वू कह सकते हैं। ली हुआंग उस वक्त ख्यालात की कमी का शिकार था, इसलिए उसने ज़्यादा तवज्जो न दी। अच्छा, सुनाओ तुम्हारी कहानी। झाओ वू ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, आपको कोई बहुत ही घिनौनी और ईविल चीज़ चाहिए ना? मैंने अपने बड़ों से माउंटेन ग्रैंडमा के बारे में सुना है। माउंटेन ग्रैंडमा? वो कैसी होती है? ली हुआंग ने सोचने की कोशिश की, मगर उसे कभी ऐसी किसी चीज़ का तसव्वुर भी याद ना आया। झाओ वो घबरा कर बोला, सीनियर ली, ज़रा आहिस्ता बोलें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कहते हैं माउंटेन ग्रैंडमा की समात बहुत तेज़ होती है। अगर आप इसका जिक्र ज़्यादा करेंगे तो वो खुद आपको ढूंढ लेगी। ओह! ली हुआंग की दिलचस्पी बढ़ गई।
मेरे चचा कहते थे कि माउंटेन ग्रैंडमा हर इंसान को अलग शक्ल में नजर आती है। कोई उसे लंबे कानों वाला अफरीद देखता है और कोई किसी ऐसे बुजुर्ग की शक्ल में जो कब का मर चुका हो। मगर एक बात हर कहानी में एक जैसी है, जो भी कुछ वक्त माउंटेन ग्रैंडमा के साथ गुजारता है वो आखिरकार खुद भी वैसा ही बन जाता है। ली हुआंग ने ठोड़ी पर हाथ रखा। कितनी अजीब दुनिया है, यहाँ पागल चीज़ों की कमी नहीं। ठीक है, ये काफ़ी है। कुछ और? हाँ, कंपेनियन फिश भी होती है, वो भी बहुत वाइल्ड चीज़ है। झाओ वू से ली हुआंग ने कई अजीबोगरीब नाम सुने। उसने फैसला कर लिया कि इन्हीं में से ज़्यादातर वो फेक पिल्स के इंग्रेडिएंट्स बनाएगा जिनसे वो दान यांगजी को मारने वाला था। तुम वाकई काफ़ी जानते हो, शुक्रिया, ये सब मेरे बहुत काम आएंगे, ली हुआंग ने कहा। अगर वो सिर्फ जहरीले अज्जा ही बताता तो दान यांगजी को शक हो सकता था, लेकिन उनमें ऐसी चीज़ें शामिल करके जिनके बारे में दान यांगजी खुद भी शायद ना जानता हो, मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते। वो चाहता था कि इंग्रेडिएंट्स इतने अनजान हों कि दान यांगजी को वाकई यकीन आ जाए कि ये गोलियां उसे इममॉर्टल बना देंगी। तारीफ सुनकर झाओ वू हंस पड़ा। ये सब मैंने अपने चचा से सुना था, वो एक वॉन्डरर थे, बहुत जगहों पर गए और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। ठीक है, शुक्रिया, अब मुझे वापस जाना होगा, तुम सब बस मेरी खबर का इंतज़ार करना। ये कहकर ली हुआंग गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अभी वो 2 कदम ही चला था कि एक देवकामत आदमी ने रास्ता रोक लिया। वो कम से कम 6 फुट से भी लंबा था। मैं ली हुआंग उसे पहचान गया। सब उसे सिंपलटन कहते थे। उसकी आंखें टेढ़ी थीं और मुंह से राल टपक रही थी। वो असल में पागल नहीं था, बस उसकी समझबूझ सुस्त थी। मुझे भी कुछ कहानियां आती हैं। ली हुआंग ने आह भरी, उसके गंजे सर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। अगला दिन आ गया। सुबह सवेरे ली हुआंग को दान यांगजी के कमरे में बुला लिया गया। मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल हेवनली सर्कुलेशन करीब करीब सीख ली है, अब मुझे गोलियों के इंग्रेडिएंट्स बताओ। जी मास्टर। ली हुआंग ने पत्थर की तख्ती को गौर से देखा और बातों को जितना मुमकिन हो सच लगने की कोशिश की। माउंटेन ग्रैंडमा के 2 दिल, इनका एसेंस निकालना। मास्टर, ये क्या है? दान यांगजी बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। क्या वाकई इममॉर्टल बनने के लिए इतनी घिनौनी चीज़ें चाहिए? मास्टर, माउंटेन ग्रैंडमा क्या होती है? इसे छोड़ो, पढ़ते रहो। एक कंपेनियन फिश, उसके गलफड़े लेकर 100 ग्राम आसा दिन में भिगो दो। ली हुआंग ने अपनी और झाओ वू की मालूमात मिलाकर एक इंतहाई काबिले यकीन रेसिपी तैयार कर ली थी। सारी रात इसी में लग गई थी। जब उसने फेक पिल के इंग्रेडिएंट्स बुलंद आवाज में पढ़े तो दान यांगजी गैर मामूली तौर पर एक्साइटेड हो गया और खुद से बड़बड़ाने लगा। आखिरकार जब दान यांगजी ने सब इंग्रेडिएंट्स को जहन में तरतीब दिया तो वो दंग रह गया। हाँ, बिल्कुल ठीक, आसा दिन फितरत से कोल्ड है, इसलिए इसे बैलेंस करने के लिए कंपेनियन फिश जैसी हॉट चीज़ ज़रूरी है। कमाल है, माउंटेन ग्रैंडमा के दिल इस्तेमाल करना। मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जब इंसानों को गोलियों में बदला जा सकता है तो ईविल मखलूकों को क्यों नहीं? ली हुआंग ने दिल में सोचा कि दान यांगजी कभी बहुत ज़हीन लगता है और कभी हद से ज़्यादा अवकूफ़। वो खुद के सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता था। सब कुछ सुपरस्टिशन पर आकर रुक जाता था। ऐसी दुनिया में भी जहां सुपरनैचुरल मखलूकें मौजूद हों, हद से ज़्यादा सुपरस्टिशन फिर भी हमाकत ही होती है। अचानक दान यांगजी ने एक आस्तीन से पीतल की घंटी निकाली जिसमें एक डेंट था। ली हुआंग को वो फिल्मों में ज़ॉम्बीज़ को काबू करने वाली घंटी जैसी लगी। दान यांगजी ने घंटी जोर से हिलाई, एक चीखती हुई आवाज़ गूंजी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ली हुआंग को लगा उसका सर फट जाएगा। उसने बमुश्किल कान बंद किए और दांत भींच लिए। इसी लम्हे उसने महसूस किया कि घंटी ने सिर्फ उसकी समात ही नहीं बल्कि उसकी नज़र को भी मुतासिर किया था। उसके इर्द गिर्द सब कुछ मुड़ने और बिगड़ने लगा, जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। ये क्या है? दान यांगजी क्या कर रहा है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मेरा राज खुल गया? इसी खौफ में उसने देखा कि आसपास की हर चीज़ के किनारे, मेज़ के किनारे, दान यांगजी की आस्तीनों के किनारे, यहाँ तक कि मुक़द्दस मतन के किनारे भी सब सिमट कर दान यांगजी के सामने जमा होने लगे। वो साफ नहीं देख पा रहा था कि वो चीज़ क्या है, मगर उसे पूरा यकीन था कि वो हर चीज़ के किनारों से बनी है और वो जिंदा है। एक लम्हे के लिए ली हुआंग को लगा शायद ये महज इल्यूजन है। उसने सर झटका, मगर अगले ही लम्हे उस चीज़ ने उसकी आंखों के सामने खुद को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया।